मैं राजेंद्र कुमार नायक और राजनीति में आने से पहले मैं IAS एलाइड था और हिंदुस्तान का 52वां कंट्रोलर जनरल डिफेंस अकाउंट्स। मैं राजस्थान सरकार में एक आयोग है SC वित्त एंड विकास आयोग, उसका अध्यक्ष हूँ और उस नाते ये मुझे जो दर्जा मिला है वो राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। ये इसलिए मोदी है तो मुमकिन है में जो 4 साल ही हुए हैं। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जिस ढंग से हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस को मैनेज कर रहे हैं डॉक्टर S जयशंकर, वो भी उनको लिया है यहाँ बठिंडा में एक रिटायर्ड IAS को। तो जो काबिल हैं चाहे किसी फील्ड के हैं, और यहाँ पर एक महान गायक हमारे हंसराज हंस, उनको पार्टी ने दिया है। तो जो काबिल हैं, जो अच्छे लोग हैं, मेरी पार्टी आज उन्हीं को आगे लेके आ रही है। इसलिए मैं तो अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं मोदी जी के परिवार का हिस्सा हूँ। और चुनाव का माहौल है, प्रजातंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है और उसी के तहत मैंने आप लोगों को आमंत्रित किया है, क्योंकि प्रजातंत्र तभी सफल होता है जब हमारे नागरिक कॉन्शियस होते हैं, जागरूक होते हैं। और ये जागरूकता हम सबकी जिम्मेदारी है, और स्पेशली जो हमारे मीडिया है उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो आपके माध्यम से, क्यों आप हर एक चीज़ को बारीकी से देख रहे हैं, जो पार्टियां यहाँ पर हैं, जो उम्मीदवार हैं, उन आपकी नज़रें में सब देख रहे हैं, आपका कैमरा उनको देख रहा है, आपका जो प्रिंट मीडिया देख रहा है। तो हिंदुस्तान, पूरा विश्व की नज़र आज हिंदुस्तान के चुनाव पर है। और जिस ढंग से मैं अगर आपको करीबन 10 साल पहले ले चलूँ, हिंदुस्तान की जो हालत थी, भ्रष्टाचार, जो भ्रष्टाचार करेगा वो कोई देश विकास कर सकता है? उसके कारण जाने कितने लोगों को परेशानी हो रही थी, हर वर्ग को परेशानी हो रही थी। लेकिन मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी, तो सभी वर्गों को, क्योंकि जब सभी का साथ होगा, सभी का विकास होगा, तभी तो ये देश आगे बढ़ेगा। तो उसके लिए मोदी जी ने हर वर्ग को, और अब तो जब खुल कर के हम कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में सिर्फ कोई धर्म के आधार पर जातियाँ नहीं हैं, जिसको हम मानते हैं, जिसको असली रूप में अगर कहें सेकुलर, तो हमारी जाति है महिलाएं, जो सभी वर्गों, सभी समाज से आती है। हमारी जाति है युवा, हमारी जाति है किसान। तो इस ढंग से, क्योंकि पूरा देश को चलाना है, तो उसके लिए मोदी जी ने हर वर्ग के लिए प्रयास किया है। स्पेशली महिलाएं आप देखिए, जिस ढंग से शौचालय नहीं था, उनकी मनोदशा आप समझिए कि कब सूरज डूबेगा, कब वो जब, क्यों पिंड अधिकतर, हम हिंदुस्तान पिंड में रहते हैं, हम गांव में रहते हैं, शहरों की इतनी संख्या नहीं है। असली हिंदुस्तान जो जीता है वो गांव में, तो पिंड में वो सूर्य अस्त का इंतजार करती है, और तब जाकर के कितनी मुश्किल हालत में, तो उन महिलाओं का शौचालय के लिए। और उज्ज्वला, वो जिस ढंग से हमारी रसोइयों में धुआं हुआ करता था, जिस ढंग से महिलाएं काम करती थी, क्योंकि ये है कि कोई भी सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, और खुद महिला ही परेशान रहेगी तो किस ढंग से पुरुष का साथ दे पाएगी। तो उज्ज्वला योजना के तहत गैस बांटी जा रही है, तो महिलाओं के लिए और किसानों के लिए भी। आप देखिए, जब वो कांग्रेस सरकार थी इनकी, खुद जब वो राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, कि सरकार का 1 रुपया जो निकलता था वेलफेयर के लिए, वो 17 पैसे पहुंच सकता था। तो डायरेक्ट फंड ट्रांसफ़र, कोई बिचौलिया नहीं है, सीधा सम्मान निधि के तहत पहुंच रहे गरीब किसानों को। क्योंकि हिंदुस्तान में आज भी काफ़ी लोग ऐसे हैं, हालांकि मुझे ये कहते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है, करीबन 20 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लेके आए। तो उन गरीबों के लिए भी उन्होंने, भारत सरकार की जो योजनाएं बनी है, मोदी जी ने उनका ध्यान दिया है। उसके अलावा, क्योंकि हाँ, अगर मैं पंजाब की बात करूँ, ये तो बहुत ही महान संस्कृति, देशभक्ति, वीरों का राज्य रहा है। तो यहाँ पर जिस ढंग से करीबन 32%
रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं। तो भारतीय जनता पार्टी सभी का साथ सभी का विकास, सो इसके तहत उन्होंने जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो सोचा था उसको साकार करने के लिए काम कर रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दो चीज़ों का विरोध किया था, लेकिन पंडित नेहरू कहाँ समझने वाले थे। एक जो विरोध किया था कि एक अलग से संविधान कश्मीर को देना, अरे हिंदुस्तान है, अगर आप अलग से देंगे तो सबको देंगे। हम एक मुल्क हैं, एक हमारी संस्कृति है, और इसी संस्कृति का हम सब लोगों का विश्व में एक आदर भाव से हमारे को देखा जाता है, तो इसका विरोध किया। दूसरा एक विरोध किया था तिब्बत का। चाइना ने कहा कि तो मेरी है, और वो नेहरू कि उस समय ना तो उनमें ताकत थी ना एटम बम था, लेकिन अपनी बात तो रख सकते थे कि ये। तो फिर कहा तिब्बत को जब चाइना में दे दिया, यहाँ तो घास ही नहीं उगती। अरे विश्व का पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, किसी राजा ने अपनी जमीन अपने दुश्मन को इसलिए नहीं दी कि यहाँ घास नहीं उगती। तो ऐसी कई चीज़ें थी जिसको इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो सोचा था, मोदी जी ने आज पूरा कर रहे हैं, और जो अखंड भारत हमारा सपना है। अब कश्मीर कोई डिवाइडेड कश्मीर थोड़ी है, आधा वो जबरदस्ती पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो भी हमारी भारत माता का हिस्सा है। और हमारी पार्टी जिस ढंग से अखंड भारत के लिए कह रही है, तो एक दिन वो भी दूर नहीं होगा जब हमारा आधा जो कश्मीर है वो भी हिंदुस्तान में रहेगा। अभी आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, तो विरोधी जो है वो यह बात उठा रहे हैं कि अगर 400 पार हो जाता तो आपके पास शक्ति आ जाएगी संविधान बदलने की, आप सबसे पहले संविधान बदलें। आपने बहुत बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। आई एम रियली वेरी हैप्पी दैट यू रेज दिस क्वेश्चन। देखिए, हमारी पार्टी की नीतियाँ हम बनाएंगे या कांग्रेस बनाएगी? कहाँ से सपने आ रहे हैं इनको? हमारे तो मोदी जी ने साफ कहा है कि जब तक मेरे जान में जान है, आरक्षण को आंच नहीं आने दूंगा। ये कौन होते हैं? क्या वो सुपर है हमसे? मोदी जी क्या उनके नीचे काम करते हैं? इस प्रकार की अफवाहें फैलाना सरासर गलत है। और दलित समाज में, क्योंकि सबका साथ सबका विकास ये पार्टी का सिद्धांत है, तो मोदी जी ने जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसको पूरा विश्व सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जानता है, शिकागो कोलंबो यूनिवर्सिटी ने उनको ये टाइटल दिया। कई लोग थे कि भाई हमारे यहाँ से कौन पढ़े, ज़्यादा विद्वान थे जो इसे यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में पढ़े। 1000 लोगों का सिलेक्शन किया, उसमें हमारा हिंदुस्तानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था। फिर और शॉर्टलिस्ट किया 100 लोग, 100 में भी वो थे। फिर आखिरी में 10 लोग किए, उसमें भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। फिर आखिरी में सर्वसम्मति से कहा कि हमारा जो सबसे बेस्ट स्टूडेंट है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो उनसे जीवन से संबंधित जो भी है, जहाँ इनका जन्म हुआ, जहाँ उनकी कर्मभूमि है, जहाँ उनकी अंतिम संस्कार किया गया, तो इनको पंच तीर्थ के नाम से आज हिंदुस्तान की जो विश्व में जो साख है, मोदी जी तो है, जो पूरा विश्व इनका दीवाना हो रहा है, लेकिन एक जिसके कारण हम लोगों की साख है वो है प्रजातंत्र। जिस ढंग से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है उस लेवल का तो अनपैरेलल। तो जब संविधान लिखा गया, हमारा प्रजातंत्र से हम लोग जब विदेश में जाते हैं तो हमारी इज्जत बढ़ती है कि ये प्रजातांत्रिक देश से हैं, ये डिक्टेटर देश से नहीं आए हैं। तो उस प्रजातंत्र में जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, तो यही मोदी जी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी है। तो उन्होंने कहा कि जिस दिन हमारा संविधान बन के तैयार हुआ उसको संविधान दिवस घोषित किया है। और उधर से दूसरे कांग्रेस ही कहती है, क्या वो हमें ऑर्डर देती है कि आरक्षण खत्म कर देंगे? इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और ये तो न झूठे वादे, झूठे अफवाहें फैलाने वाली पार्टी है। पब्लिक को सबको पता है कि क्या इनकी सच्चाई है। सर, किसानों को क्यों संतुष्ट नहीं करा सके? आपका विरोध जारी है, उसका क्या कारण है? मीटिंग भी हुई है, आपके मंत्री की मीटिंग हुई है, कारण क्या है, क्यों नहीं संतुष्ट करा सके? देखो, कई समस्याएं होती हैं, और ये तो हिंदुस्तान की खूबी है कि किसी को भी अपनी बात रखने का हक है, सभी को है। किसानों को भी है, मजदूरों को भी है, स्टूडेंट्स को भी है, और डॉक्टर्स, वकील, सबको है। तो कुछ चीज़ें जब बनाई गई थी, ये किसान के जो बिल बनाए गए थे उसमें कुछ चर्चा हुई, लेकिन जब देखा
क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती है जो हमें भावनाओं को भी देखना पड़ता है, न केवल बिकॉज हमेशा आदमी दिमाग से काम नहीं करता, दिल से काम करता है, भावनाओं से काम करता है, भावनाओं में बह जाता है। जब मोदी जी को पता कि किसानों की इस प्रकार से भावनाएं हर्ट हो रही है, तो मोदी जी ने आकर के माफ़ी मांगी। मोदी जी को आप देखिए किसी काम के लिए कभी माफ़ी नहीं मांगी, सिर्फ 2 बार, जहाँ तक मुझे याद है, माउंट आबू में गए थे, 10 बजे के बाद में प्रचार नहीं हो सकता था, तो वहाँ पर सबके सामने माउंट आबू में माफ़ी मांगी कि मैं लेट हो गया, अगली बार मैं आऊँगा, और अब किसानों से माफ़ी मांगी। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री बठिंडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि अमित शाह लुधियाना में आए और उन्होंने कहा कि 4 तारीख के बाद पंजाब में सरकार जो है गिरा दी जाएगी। इस बोझ को धमकी बताने की धमकी दी गई है। देखिए, कई बार शब्दों को तोड़ मोड़ के पेश किया जाता है। दोनों मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इस मसले मैं इसी पर आ रहा हूँ। आप बहुत अच्छे प्रश्न पूछ रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट यू। तो ये देखिए कि आज अगर विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता है, कौन है? मोदी जी। तो ये तो एक लहर चल रही है मोदी जी की, कुछ तो दिखती है और कुछ जैसे नदियाँ बहती है, उसका करंट नीचे ज़्यादा होता है, भाव नीचे ज़्यादा होता है, ऊपर से शांत। तो इसलिए ये तो ना पूरा माहौल हो रहा है, और एक दिन आप देखिएगा हम तो बहुत भाग्यशाली हैं। पर्टिकुलरली मुझे बहुत गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, जिसने मुझे अभी मंत्री पद दिया है राजस्थान में। तो ये मोदी जी ने जिस ढंग से काम कर रहे हैं, जिस ढंग से, आपको मैं थोड़ा सा और पीछे कुछ 2-3 साल पहले ले चलता हूँ। पूरे विश्व के इतिहास में एक बहुत भयंकर जो पीरियड रहा है कि आदमी आदमी से डरता था, कोरोना। उस पीरियड में विश्व में कहा गया कि हिंदुस्तान की आधी जनसंख्या खत्म हो जाए, लेकिन उनको विश्व को पता नहीं था ये जो नेतृत्व है, हिंदुस्तान का नेतृत्व है, उस महान पुरुष, युग पुरुष, सिद्ध पुरुष मोदी जी के पास में था। उन्होंने साइंटिस्ट के साथ में बैठ करके उनका मनोबल बढ़ा करके और वैक्सीन इजाद करी। तो वैक्सीन लगा करके हमें मेंटली भी फ्री किया। जैसे हमारे को जो टीका लग गया, हम बड़े आराम, हाँ भाई चलो कोरोना से हम बच गए। तो हमें मेंटल पीस दी, हमें ज़िंदगी दी। और उसके अलावा क्योंकि कोरोना पीरियड में काम धंधे बंद हो गए, जो रोज़ कमाते खाने वाले थे उनकी हालत ख़राब थी, तो उनको 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे करके। और मैं एक एग्जांपल आपको उसी पर दूंगा, क्यों हम कहते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि हम कहते हैं वो सही कहते हैं नहीं कहते हैं। उस पीरियड में आर्थिक विकास अगर आप देखें, हिंदुस्तान का, पूरा विश्व का विकास, आर्थिक विकास नीचे जा रहा था। और इसी पीरियड में जिन लोगों ने हमें गुलाम बनाया था, गुलामी को बहुत अच्छी तरह से मेरी पंजाब की वीरा ने देखी है, क्या अत्याचार किए थे अंग्रेजों ने। जलियांवाला बाग कांड में किस ढंग से निहत्थे को मारा था, ये आज भी ताज़ा है। तो उन्हीं अंग्रेजों को जो पहले 5वीं पायदान पर थे अर्थव्यवस्था में, उन्हीं को पछाड़ करके आज विश्व में हिंदुस्तान 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। ये इस बात का प्रतीक है। अगर ये भ्रष्ट होते, हम भ्रष्ट होते, तो क्या आर्थिक विकास होता? तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध में संघर्ष है और हमारे पर एक भी लांछन नहीं लगा है। अगर भ्रष्ट होते तो विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई। भारतीय जनता पार्टी 400 पार के नारे पे खड़ी उतरेगी? देखो, ये प्रश्न मेरे को हर जगह जा रहा हूँ, सब पूछ रहे हैं, तो उसमें मैं तो कह ही रहा हूँ, पार्टी कह रही है। आप चाइना के देखिए, चाइना तो एक नंबर दे रहा है 430। क्यों? अंडर करंट बहुत है। जो अंडर करंट होती है, कुछ हम लोग होते हैं वोकल होते हैं, कुछ होते हैं साइलेंट होते हैं। तो साइलेंट बाकी लोगों के दिल में है कि जिस ढंग से देश का विकास हो रहा है, और मुझे पूरा विश्वास है पंजाब भी इसी लय में आ रहा है। और जो सबसे श्रेष्ठ जो है, पूरा विश्व जो मानता है कि जो सबसे बड़ा अच्छा नेता है, तो उसी नेता हमारे
प्रधानमंत्री मोदी जी का पूरा हाथ आप मजबूत करके, ना केवल हिंदुस्तान का, हमारा पंजाब का विकास में भी आप लोग भागीदार बनना।